नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दर्शकों, भारत की तरक्की कभी किसी दुनिया में किसी भी देश को कभी रास नहीं आई। जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था तो मुगलों की नजर लगी। जब भारत की तरक्की फिर भी होने लगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर लगी। फिर ब्रिटिशर्स आ गए। हमारी जीडीपी जहां वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ी हुआ करती थी, हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी हुआ करती थी, तब लूट लूट के हमारी इकोनॉमी को 2% पर छोड़ दिया गया। और आज की तारीख में जब भारत एक बार फिर से सुपर पावर बनने की राह पर है, भारत की जीडीपी रफ्तार सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में आज की तारीख में। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। अमेरिका, चाइना, फिर भारत, और वो बहुत जल्द चंद महीनों में होता हुआ आपको दिखेगा। तो फिर दुनिया भर की नजरें एक बार फिर से भारत पर टिकी हुई हैं। भारत के आसपास कैसे चीजें बिगाड़ी जाए, नजर उठा के देख लीजिए। अगर मेरी बातों में आपको 1% की भी आशंका है, अगर आपको थोड़ा सा भी शक है, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को उठाकर जेल में डाल दिया। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर की हालात आप जानते हैं। आज आसिम मुनीर के हाथ में पूरी ताकत है। नेपाल में आपने देखा क्या हुआ, श्रीलंका में आपने देखा क्या हुआ, और बांग्लादेश में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। चारों तरफ से कोशिश की जा रही है भारत को घेरने की, और हर जगह भारत विरोधी एजेंडा। भारत के पड़ोसी मुल्क में किसी भी देश को आप ले लीजिए, अरबों खरबों बहाए जा रहे हैं कुछ किसी तरह से भारत को रोको। इसके पीछे की कहानी आज इंडिया बोल रहा है मैं, क्योंकि बांग्लादेश सुलग रहा है। ढाका की सड़कों पर आग है, अल्पसंख्यकों में डर है, हिंदुओं में डर है, और सत्ता के गलियारों में सन्नाटा नहीं, साजिश की सरसराहट है। आज हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो शायद कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। बांग्लादेश की हिंसा संयोग है या फिर प्रयोग है? यह एक्सीडेंट है या एक्सपेरिमेंट है? क्या यह विद्रोह है या ट्रंप मुनीर का रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन है जिसको पीछे से जिनपिंग की बैकिंग है? और यह आरोप बेहद गंभीर हैं। अमेरिका का पावर सर्कल, या यूं कहें डीप स्टेट, पाकिस्तान की जिहादी फौज बांग्लादेश को एक बार फिर से प्लेग्राउंड बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नतीजा आपके सामने है। मैं चाहूंगा जरा मेरे पीछे अगर पीसीआर बांग्लादेश के विजुअल्स चला पाए। एक प्रॉक्सी मुल्क ऑलरेडी हमारे सिर पर बैठा हुआ है जिसे हम दशकों से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखिए बांग्लादेश की हालत। पाकिस्तान दुनिया भर के प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होता रहा और भारत के खिलाफ एजेंडे का गढ़ रहा, और बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर है। साथ मिला है पाकिस्तान का, बैकिंग है अमेरिका डीप स्टेट की। इस पूरे खेल का सबसे विवादित चेहरा है मोहम्मद यूनुस, जो कभी चिकन नेक की बात करता है, कभी नॉर्थ ईस्ट की बात करता है। यह नोबेल विजेता है, यह नोबेल विजेता अर्थशास्त्री है, और नोबेल विजेता अर्थशास्त्री सरकार के घर की हालत देख लीजिए। यह नोबेल विजेता अर्थशास्त्री नहीं, यह पश्चिमी ताकतों का प्यादा है। यह पश्चिमी ताकतों का एक पॉलिटिकल एसेट है। क्या उनका अंतरराष्ट्रीय कद किसी जियो पॉलिटिकल मिशन का कवच है? बहुत बड़ा सवाल है। बांग्लादेश की यह हिंसा संयोग नहीं, बहुत बड़ा प्रयोग है भारत के खिलाफ। आज बांग्लादेश की सड़कों पर खून है, उबाल है, बवाल है, हुड़दंग है, नारेबाजी है, गृहयुद्ध के हालात हैं। क्या यह खून ढाका ने बहाया? क्या इसके पीछे यूएस डीप स्टेट है या फिर रावलपिंडी है? क्या इसके पीछे ट्रंप का पाखंड है, मुल्ला मुनीर की छाया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आरोप बहुत गंभीर है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और आतंकियों के आका मुनीर दोनों की रणनीतिक दिलचस्पी इस जगह से जुड़ी हुई है। खुद शेख हसीना ने इस बात का खुलासा किया था कि अमेरिका चाहता था कि सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे दिया जाए, लेकिन शेख हसीना ने इसे इनकार कर दिया, जिसके बाद शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया और वहां काबिज हुआ यूनुस,
जो कि सो कॉल्ड CIA एजेंट माना जाता है। और यह बात हवा हवाई नहीं है, मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कैसे वेस्ट का फेस बनकर यूनुस बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एजेंडे पर काम कर रहा है। मोहम्मद यूनुस अमेरिका में रह चुका है, काम कर चुका है, वर्ल्ड बैंक में काम कर चुका है, IMF में काम कर चुका है, UN जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। अमेरिका के इशारे पर यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। अमेरिका ने सीधे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिलाया, पश्चिमी समर्थन और अमेरिकी प्रभाव ने रास्ता आसान जरूर कर दिया। वैसे ये साफ होना चाहिए यहां पर कि नोबेल पुरस्कार कोई देश नहीं देता, लेकिन सवाल यह है क्या पश्चिमी नैरेटिव और अमेरिका के प्रभाव ने यूनुस की ब्रांडिंग नहीं की? आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, क्या उसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका में नहीं है? लोकतंत्र का चोला ओढ़े हुए दुनिया में लोकतंत्र की वकालत करने वाला अमेरिका भारत के आसपास क्या अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है? कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि आतंकिस्तान के आका मुल्ला मुनीर को ट्रंप अपनी गोद में बिठाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, और इसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर आज तक पाकिस्तान चला है, उसी रास्ते पर अब बांग्लादेश जा रहा है। वो बांग्लादेश जिसको भारत ने आजाद करवाया, जिसको भारत ने रोटी कपड़ा मकान दिया, जिसको भारत ने चलना सिखाया, जिसके इकोनॉमी को भारत ने संवारा, जिस बांग्लादेश को भारत ने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन आज वो मुनीर की कट्टरपंथी का कठपुतली बन गया है। ऐसा लगता है जैसे इस पूरी कहानी का डायरेक्टर अमेरिका, स्क्रिप्ट भी वहीं लिखी गई हो। पाकिस्तान में बैठा आतंकी मुनीर इसका आका है। अब टाइमिंग देखिए आप, अगले हफ्ते मुल्ला मुनीर अमेरिका जा रहा है, व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक करेगा, और ठीक इसी वक्त बांग्लादेश में हिंसा की आग जल रही है और बांग्लादेश के भविष्य पर सैकड़ों सवाल खड़े हो गए हैं। थोड़ा सा पीछे चलिए, 4-5 महीने पीछे, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के ISI के बड़े अधिकारी बांग्लादेश का दौरा करते हैं और ठीक 4-5 महीने के बाद आप देख लीजिए बांग्लादेश की स्थिति क्या है। बांग्लादेश जल रहा है। ऐसे में क्या कोई निवेशक इस देश में जाकर किसी तरह का निवेश करना चाहेगा? यह कंप्लीट लैंड लॉक्ड कंट्री है। इंडिया के अलावा कहीं यह बाहर नहीं निकल सकता है, भारत अगर रास्ता देना बंद कर दे। फिर भी आप देखिए सनक इन लोगों की, और इन लोगों की औकात ये कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट काटकर उसको वेस्ट बंगाल में, उसको बांग्लादेश में मिला देंगे, वेस्ट बंगाल को भी बांग्लादेश में मिला देंगे। बांग्लादेश की औकात है या बांग्लादेश किसी की स्क्रिप्ट पर खेल रहा है? क्या इसे समझना बहुत मुश्किल है? जी नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के लिए दक्षिण एशिया का डर्टी काम यूनुस ने शुरू किया है। आपको याद होगा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी कहा था, हम 30 सालों से अमेरिका के लिए गंदा काम कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका ने यूनुस को बांग्लादेश में अपने गंदे कामों के लिए बिठाया है? और भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाकर क्या बांग्लादेश शांति की राह चुन सकता है? बिल्कुल नहीं, मुमकिन ही नहीं है, कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी पर्दे के पीछे से न सिर्फ मुनीर खेल रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी खेल रहा है। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ को हवा देना, जिहादियों को खुली छूट, हिंदुओं को उठाकर मारो, रेप करो, घर जला दो, मंदिरों में आग लगा दो, मूर्तियां तोड़ दो, यानी भारत को उकसाने की हर वो कोशिश जो बांग्लादेश कर सकता है। और पाकिस्तान के साथ गलबैयां, यह वही पाकिस्तान है जिसने 1971 में बांग्लादेश में वहां की महिलाओं से भाषा के आधार पर रेप और बलात्कार किया। बच्चों को मारा गया क्योंकि उनकी भाषा अलग थी, वो बंगला बोलते थे। लेकिन आज यही बांग्लादेश भूल रहा है। यूनुस सरकार कहीं ट्रंप और मुनीर का मोहरा बनकर ना रह जाए। अब बांग्लादेश सिर्फ एक देश नहीं है, बस एक मोहरा है।
एक ऐसा प्रॉक्सी जो पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है, जिसे भारत के खिलाफ रीजनल बैलेंस बिगाड़ने के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि बांग्लादेश की हिंसा संयोग नहीं प्रयोग है, यूनुस एक फेस है, किसी बड़े ऑपरेशन का फ्रंट है। क्या मुनीर का इस बीच अमेरिका जाना इस पूरे खेल के अगले चैप्टर का हिस्सा है? और इस हिंसा के पीछे भारत विरोधी साजिश भी है। अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश की टेरर फाइल देखेंगे तो आईएसआई के इशारे पर बांग्लादेश कई बार सुलगा है, आतंक और कट्टरपंथ दंगों का आधार बना है। बार बार ट्रंप का शाहबाज मुनीर से मुलाकात करना अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बदलते हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बढ़ते भारत को रोको, इसकी तरक्की ठीक नहीं है। साउथ में सारा पावर शिफ्ट हो जाएगा, जहां चाइना और इंडिया एक बहुत बड़ी पावर हो जाएंगे, इसके बाद वेस्ट को कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा। चाहे कीमत बांग्लादेश को जलाने की हो, जला दो। ढाका में आग लगी है, लगने दो, इससे वेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पहले ही इस मामले में वेस्ट का प्रॉक्सी रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़ रहे कर्नल दिनेश नैन, रक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका संजीव जी। और हमारे साथ हुसैन जावेद जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से लाइव इस वक्त। हुसैन जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संजीव जी के पास जाना चाहूंगा। मैंने जितनी बातें कहनी थी संजीव जी, मैंने कह दी। इसमें सैकड़ों सवाल हैं और हजारों कयास हैं। मैं इसके आगे अब आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पहला रिएक्शन चाहूंगा कि आप इस पूरे सिनारियो को कैसे देख रहे हैं और क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सही कहा विवेक जी, और बहुत ही इंसाइटफुली आपने सारी चीजें रखी। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो पिछले वर्ष 5 अगस्त 2024 के बाद से जो स्थितियां हैं वो लगातार वहां पर विकट होती जा रही हैं। जो साजिशों का जो दौर है वो लगातार जारी है। और बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की ये जो अंतरिम सरकार है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। इस अंतरिम सरकार का, इस नॉन इलेक्टेड, गैर निर्वाचित जो सरकार थी, उसको जाहिर है कि एक अंतरिम अरेंजमेंट के तहत कुछ समय के लिए बनाया गया था, और जिसको कि मुख्य रूप से जिम्मेदारी दी गई थी कि वहां पर वो कानून और जो शासन की जो व्यवस्था है उसको स्थापित करे, जल्द से जल्द वहां पर फ्री एंड फेयर, क्रेडिबल और इंक्लूसिव इलेक्शंस को कराने की वो व्यवस्था करे। और इसका जो सरकार का जो मुख्य जो दायित्व था वो यही था। लेकिन अब आप देखिए सर, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है संजीव सर, अभी इलेक्शंस होने वाले थे, इलेक्शन के लिए बैठकें चल रही थी और विद इन अ मंथ इलेक्शन कराए जाने वाले थे। अब कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। देखिए ये मैं इस पे आता हूं, लेकिन जो मैं मैं कह रहा था कि ये जो पूरी उनका दायित्व था उसको वो पूरा करने में विफल ही नहीं रहे हैं, और रादर उन्होंने उनको बहुत ही कन्वीनियंटली, जिसको कहते हैं ना, इग्नोर करने वाली बात, वो उन्होंने करके रखी है। और पूरी जो ये सरकार है वो पाकिस्तान जैसे एक ऐसे राष्ट्र के साथ, जिसका कि बांग्लादेश के साथ एक काला अध्याय है, ब्लैक चैप्टर है, और एक पूरे मानवता के इतिहास में वो काला धब्बा है जो पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के लोगों के साथ किया था, जनरल टिक्का खान और पूरी जो उनकी आर्मी थी। तो जाहिर है कि ये जो पूरी स्थिति को भुला करके, उसको साइडलाइन करके, जिस तरीके से ये सरकार विदेश नीति संबंधी बड़े निर्णय ले रही है, चाइना जैसे राष्ट्र के साथ वो संबंधों को बनाने के लिए जिस तरीके के कवायदे कर रहे हैं, जाहिर है कि उसका मैंडेट उनके पास नहीं था। उनका लक्ष्य, उनका मुख्य दायित्व ये था कि वो जल्द से जल्द एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चुने, वहां पर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करें, और जो कि उन्होंने नहीं किया। तो पहला मैं ये पॉइंट कहना चाहता था कि ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो सरकार है वो कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रही है, कट्टरपंथियों के को शह देने का कार्य कर रही है। रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त जो ताकतें हैं, और जाहिर है कि उसमें पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है उसकी भी संलग्नता स्पष्ट रूप से दिखती है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो अमेरिका का जो डीप स्टेट, और जाहिर है कि वो भी उसमें सक्रिय था। शेख हसीना जो कि व्हाइट मैन की चर्चा किया करती थी कि एक जो सेंट मार्टिन आइलैंड्स को अमेरिका को देने का
एक जो दबाव है किसी व्हाइट मैन ने दिया था, तो ये व्हाइट मैन जाहिर है कि वो अमेरिका की तरफ ही उनका इशारा था। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने की चौतरफा साजिशें रची गई, जिसमें बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी हैं और अन्य जो विदेशी शक्तियां उसमें शामिल रही हैं। और मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो कि वो शांति का मुखौटा लगा करके आए थे कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, वो कुछ ड्रामेटिक और कुछ बड़ा बदलाव कर देंगे, कुछ सुनहरा भविष्य बना देंगे, सारा एक्सपोज हो चुका है, मुखौटा उतर चुका है। और ये जो सरकार है वो जाहिर है कट्टरपंथियों को शह देने का ही उसने कार्य किया है। अभी देखिए एक बात और, इस पर जो आपने सवाल किया था विवेक जी, मैं ये मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो हिंसा अराजकता के हालात फिर से बने हैं, इसको आप प्रिटेक्स्ट लेते हुए उसके बहाने के आधार पर ये जो इलेक्शंस जो कि 12 फरवरी को प्रस्तावित हैं, इसको और भी टाला जा सकता है। और जाहिर है कि अगर ऐसा होता है तो ये सरकार, इसको समय और भी मिल जाएगा। बहुत दबाव के बाद तो ये जाकर के इलेक्शन के लिए तैयार हुए थे, और उसके पहले तो सारा जो निर्वाचन सुधार इत्यादि इलेक्शन रिफॉर्म्स के बड़े बड़े बातें करके वो टालते रहे। लेकिन अब जब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो उसके बाद फिर से इस तरीके की जो है स्थितियां मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैं जल्दी से कॉल साहब का रुख कर लेता हूं। मैं इतने बड़े प्रोटेस्ट के लिए बहुत पैसा चाहिए आपको, ना बांग्लादेश के पास पैसा है ना पाकिस्तान के पास पैसा है। नेपाल और श्रीलंका तो पैसा देने से रहे इनको कि भाई आप प्रोटेस्ट कीजिए, तो पैसा कहां से आ रहा है दुनिया जानती है। पूरा पैसा वेस्ट से फंड हो रहा है साहब, जाहिर सी बात है। क्या भारत की तरक्की से वेस्ट इतना परेशान हो गया कौल साहब कि भारत के बगल में पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक संजीव जी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टच कर दिए, तो आई वुड नॉट रिपीट इट। मेरा जो इस टाइम कंसर्न जो आपकी बात से निकल के आ रहा है, वो बांग्लादेश चाइना टाइज हैं, जिसके अंदर डिफेंस स्ट्रेटेजिकल कोऑपरेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में, आपने सही बोला, वेस्ट से तो पैसा आ ही रहा है, लेकिन चाइना भी बहुत अमाउंट को फंड कर रहा है। मैं आपको नंबर्स से बात बताता हूँ, शायद उससे इट विल बी मच क्लियरर फॉर योर व्यूअर्स। अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ व्हाट इज द कोऑपरेशन बिटवीन चाइना और बांग्लादेश, तो हम देखेंगे कि कई फ्रंट्स पे काम हो रहा है। एक तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, स्कॉलरशिप्स फॉर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स। अभी तक बांग्लादेश और चाइना का रिलेशनशिप जैसा था, इट्स मूव टू 2.0। इसके अलावा कुछ ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के वहाँ काम हो रहे हैं जो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे, जिसको हम लोग चिकन नेक एरिया बोलते हैं, उसके पास पद्मा ब्रिज, रेल लिंक, पावर प्लांट्स, टनल्स बनाई जा रही हैं। मल्टीलेटरल रीजनल कोऑपरेशन के तहत ड्रिलिंग और टनलिंग का काम हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो फॉरेन पॉलिसी है बांग्लादेश की, वो स्पेशल एसईजी जोन्स चाइना को प्रोवाइड करा रही हैं। और कई चाइनीज कंपनीज बांग्लादेश में एआई की प्रोडक्शन और कैपेबिलिटीज पे इस टाइम काम कर रही हैं बहुत तेजी से। तो अगर हम बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। साथ में अगर डिफेंस की बात करें तो अभी रिसेंटली आप कर्नल साहब बैठे हैं, वो बताएंगे, $2.2 बिलियन का करार हुआ है, जिसमें 4.5 जनरेशन जेट, जो कि J-10CE है, मल्टी रोल जेट्स हैं, वो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट करेगा चाइना। इसके अलावा UAVs जो अनआर्म्ड व्हीकल्स हैं, और लोकल डिफेंस इंडस्ट्री वहां पे सेट हो रही है। और तकरीबन चाइनीज मिसाइल सिस्टम, जिसके अंदर SY-400 प्रिसिशन मिसाइल है, जो कई 100 किलोमीटर वार कर सकता है, वो भी चाइना ने प्रॉमिस किया है बांग्लादेश को। और मिलिट्री ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल है। कौल साहब, ये फिर भी अगर ये चीजें हैं तो फिर तो बांग्लादेश में प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए। आग लगा हुआ बांग्लादेश में, प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए ना। निवेश से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट से प्रॉस्पेरिटी आती है, राइट? ये दंगे भड़काने का काम, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट को हवा देने का काम, ये चाइना के निवेश से थोड़ी हो रहा होगा। ये तो डीप स्टेट के फंड से हो रहा हो सकता है कि चाइना भी इसमें फंड कर रहा हो डीप स्टेट से। करेक्ट, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है। अगर आप एक कॉमन बांग्लादेशी हैं, हार्ड वर्किंग हैं, आप पॉलिटिशियन के बेटे नहीं हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे नहीं हैं, आप एक कॉमन हार्ड वर्किंग बांग्लादेशी हैं, तो आपकी लाइफ इज गेटिंग इट टुवर्ड्स हेल राइट नाउ। उसके पॉइंट जो आपने पॉइंट आउट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकी इकोनॉमी देख लीजिए तो इस टाइम वर्स्ट इकोनॉमी परफॉर्मेंस है ओवर 10 ईयर्स। $500 बिलियन का टारगेट है जीडीपी का, जो मुझे नहीं लगता क्रॉस करेगा। इन्फ्लेशन भी तकरीबन 7 से 8%, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 9% है। और अगर आप इनका ग्रोथ देखिए तो इस साल की तिमाही में 3.7% जीडीपी ग्रोथ है, और मिनिमम इनको 7.5% चाहिए। तो जॉब क्रिएशन बहुत खराब है।
क्वालिटी जॉब क्रिएशन बहुत ही खराब है। इसके अलावा जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है, एजुकेशन, हेल्थ, वो चरमरा चुका है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ये गवर्नमेंट इस नाम पे आई थी कि फ्रॉड इलेक्शन हुए थे। जब से आई है इलेक्शन रिफॉर्म पे कुछ भी काम नहीं किया है, और कोई इंडिकेशन नहीं है कि एक कंट्री कंसेंसस। इसीलिए अगर आप उनकी दूसरी पार्टी देखिए जिसमें खालिदा जिया है, ही इज सेंडिंग अ मैसेज टू इंडिया, और इंडिया ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि खालिदा जिया को भी ये लग रहा है कहीं कोई तीसरी पार्टी ही ना इसमें गेम खेल जाए। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ बांग्लादेश इज अंडर थ्रेट। और विवेक जी, आप विश्वास कर सकते हैं कि महात्मा गांधी की कोई मूर्ति तोड़ के उसको उसकी बेइज्जती भी करे? ये बांग्लादेश में हुआ। उनके जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनके लिए महात्मा गांधी हैं, उनकी मूर्ति तोड़ के वहां की पाकिस्तान फंडेड, आपको पता ही है आईएसआई का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। और किस टाइप से फंडामेंटलिज्म, बांग्लादेश इज नॉट अ फंडामेंटलिस्टिक कंट्री, लेकिन वो क्रिएट हो रही है। और मेरे बहुत मित्र हैं जो बांग्लादेश से आते हैं, जिनकी फैमिलीज वहां पे हैं, मुस्लिम ओरिजिन के हैं, लेकिन वो बिल्कुल फंडामेंटल नहीं है, और उनको थ्रेट लग रहा है कि हमारी तो कंट्री ही चली जाएगी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की तरफ। तो दे आर वेरी प्रो इंडिया पीपल, बट इट्स अ वेरी रिस्की एंड अनफॉर्चुनेट टाइम। भारत के लिए इस टाइम बहुत जरूरी है रिलेशनशिप बिल्डिंग, जिस पे काम कर रही है गवर्नमेंट। क्या मुझे लगता है पाकिस्तान हर ने पॉलिटिकल बांग्लादेश को पार्टी फिर सेंट्रल से गवर्नमेंट ईस्ट का। पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मैं जल्दी से हुसैन जावेद जी की तरफ जा रहा हूं। क्या पाकिस्तान ने एक बार फिर से, मैं नैन सर भी हमारे साथ, नैन सर से भी जल्दी सवाल ले लेते हैं। क्या नैन सर, पाकिस्तान और एक तरह से अमेरिका के डीप स्टेट ने मिलकर, जो जॉर्ज सोरोस टाइप के लोग जैसे इसके पीछे हो सकता है इन्वॉल्व, वो मैं कयास लगा रहा हूं क्योंकि वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट में हमेशा लगे रहते हैं, क्या उन्होंने मिलकर एक बार फिर से ईस्ट पाकिस्तान को जन्म दे दिया है? नहीं सर, माइक चेक कीजिएगा, थोड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा प्लीज। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, अब आ रही सर। हाँ, मैं ऐसे कि विवेक, मैं बाकी पैनलिस्ट की पॉइंट्स को वापस रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज दैट विल वेस्ट द डिबेट टाइम। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से रख देना चाहूंगा। कौल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि देवर करार हुआ था 2 बिलियन डॉलर्स का चाइना के साथ में, J10C वगैरह उसमें थे। लेकिन अर्लियर हम लोग देख रहे थे कि चाहे वो नेपाल है, श्रीलंका है, हरमन टोटा, बांग्लादेश भी क्यों ना हो, क्योंकि एक पोर्ट इससे भी ले रहा था वो, और नेपाल के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में जिस प्रकार से जो चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश कर रहा था भारत के चारों तरफ, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान का सीपैक हो, जिबूटी का हो, मालदीव्स वाले हो, वी ऑल नो दैट। लेकिन जो गेम असली बांग्लादेश में हम अभी देख रहे हैं, हालांकि यूनिस गया था चाइना में, यूनिस ने वहां जाके बड़ी बड़ी बातें भी की कि हमारी 7 सिस्टर्स जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, और सी का तो, समुद्र का तो सिर्फ बांग्लादेश ही राजा है। बुलशिट टाइप से बात किया। और चीन भी हंसी रहा होगा अंदर ही अंदर कि भारत के लिए 72 घंटे का गेम है, जिस दिन हम अपनी पे आएंगे 72 घंटे का भी गेम नहीं है। सब बातें जो है ना, ये धरी की धरी रह जाएंगी। ढाका को के ऊपर झंडा फहराने में भारतीय सेना को 72 आवर्स से ऊपर नहीं लगेगा। यहाँ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, जो ग्राउंड पोजीशंस हैं। हाँ, तुर्की से कुछ TB2 ड्रोन्स लेकर के वो हमारे चिकन नेक के आसपास लगा के, और जैसे कौल साहब बता रहे थे या श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि उधर ये लोग जो है टनल्स बना रहे हैं, कुछ वहां पे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैप चेंज करके दिखा रहे हैं बार बार। ये सब छिछोरे काम कर रहे हैं, और इन छिछोरे काम में पाकिस्तान ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना विवेक। वो तो फेमस है, उसका तो नाम ना आए तो फिर उसको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम ही नहीं आएगा उसका इस चीज के लिए। तो क्या हुआ है कि अमेरिका चाह रहा है सेंट मार्टिन आइलैंड्स को, जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया, और शेख हसीना के ये टाइम बात तो पे शेख हसीना कह चुकी हैं। हाँ, कहा कि मना कर दिया गया। सेंट मार्टिन मांग अब रहे इन्होंने थे, क्या गेम हमने खेला देने से है? इनकार कर दिया। अब विवेक क्या गेम खेला है? देयर इज ए US बांग्लादेश आर्मी का आपस में ज्वाइंट एक्सरसाइज, और कॉक्स बाजार के आसपास ये लोगों को लेके गए थे ये लोग वहां पे रायने कॉरिडोर का जो आपने देखा इलाका बर्मा के साथ में जो लगता है, अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ पे जितने भी क्रिश्चियन स्पीकिंग लोग हैं, हमारे देश के भी जो मणिपुर के लोग हैं, उसमें वो इलाका भी शामिल है। अमेरिका कुछ बदमाशी करना चाह रहा है इस पूरे इलाके के अंदर, कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, कुछ बर्मा का, कुछ हमारा मिला के एक क्रिश्चियन स्टेट टाइप का बनाने का। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप नैन साहब। हाँ जी, ये बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ा दावा कर रहे हैं आप।
नहीं, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं। श्रीवास्तव जी से पूछ लीजिए, शी विल टेल यू, दे आर वर्किंग ऑन दिस। और अब क्या रहा है कि जो मुनीर है वो खेल रहा है। अभी आपने कहा मुनीर जा रहा है अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास में। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई थी कि मैं डीप स्टेट खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, CIA का कंट्रोल में ला दूंगा। कोई नहीं कर सकता अमेरिका के इस डीप स्टेट को कंट्रोल में। ये मिलिट्रियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से इन्फ्लुएंस्ड है। कौल साहब बता देंगे आपको, कोई नहीं छू सकता उसको, बहुत जड़ें गहरी हैं। और भारत के खिलाफ वो काम कर रहा है बिकॉज उनका इंटरेस्ट यहाँ है। वो नहीं चाहते कि चीन का जो वर्चस्व है वो मतलब बर्मा के अंदर आए। वो नहीं चाह रहे इस चीज को म्यांमार के अंदर आने देना। वो चाह रहे कि ये हमारा सेंट्रल कंट्रोल करने के लिए चाइना को एक सेंट्रल लोकेशन बने, ताकि पैसिफिक, इंडो पैसिफिक को भी इनको फायदा हो वहां से। इधर पाकिस्तान के बारे में ये सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान को अपने अंडर करने के।